हेलो फ्रेंड्स, छोटा सा मैसेज पहले मैं दे देता हूं दोस्तों। अगर आपको बोर्ड के अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इस तरफ ऊपर 3 डॉट हैं दोस्तों। वीडियो में आपके जो मोबाइल है उसमें 3 डॉट्स हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विकल्प खुलेंगे ऑटो 144 पे, यदि वो है तो आप उसको 240 या 360 पे उसका रेजोल्यूशन कर लीजिए तो आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों आप ये सेटिंग ज़रूर कर लें अगर आपको असुविधा हो रही हो तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज मैं टॉपिक शुरू करता हूं दोस्तों एक छोटे से मैसेज से कि आप ज़्यादा टेंशन न करें और जो हिस्ट्री है उसको एक कहानी के जैसे पढ़ें। दोस्तों जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें वो शताब्दी याद होने लगेगी, उसके बाद वो वर्ष याद होने लगेगा और अंत में जाकर के वो तिथि भी हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो दोस्तों आज का मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि आप तिथि और सन के चक्कर में मत पड़िए, आप केवल हिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत पकाने वाला बिंदु है, तो यही मैंने सबसे पहले लिया है दोस्तों प्राचीन भारत के जो प्रमुख राजवंश है उनमें। और मेरा दावा है दोस्तों आपको ये 2 या 3 वीडियो देखने के बाद, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, और ये देखने के बाद आपको कभी इस वंश में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतिहास पढ़ते हैं एक नए अंदाज में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मंडोर शाखा के बारे में, जो कि प्राचीनतम शाखा है गुर्जर प्रतिहारों की। और दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये थे कि इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक दोस्तों, शाखा का संस्थापक था हरिश्चंद्र, और मंडोर के संस्थापक जो है वो 4 भाई थे। उनमें जो रजिल है वहाँ से वंश वृक्ष की शुरुआत होती है। रजिल के बाद में दोस्तों नागभट्ट, और नागभट्ट ने जो राजधानी है उसका स्थानांतरण किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज शुरू करते हैं नागभट्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, नागभट्ट के फर्स्ट के बारे में जैसे कि हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शिलुक। शिलुक जो है दोस्तों यह नागभट्ट के बाद में 10वें क्रम पे शासक आता है, 10वें क्रम पे आता है। और यह जो शासक है इसने जो जैसलमेर के जो वल्ल है, वल्ल जो प्रदेश था उसके भाटी जो देवराज शासक है उसको हराया। और ये उसकी कुछ शिलुक की जो है राजनीतिक उपलब्धियां हैं। और जो शिलुक है दोस्तों उसके 2 रानियां थी, पद्मिनी और दुर्लभ देवी। पद्मिनी और दुर्लभ देवी। तो पद्मिनी के तो होता है भाऊ। जी हाँ दोस्तों, इसमें भाऊक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ भाऊ। भाऊ का मतलब हम छोटे से बच्चे को भाऊ बोलते हैं। तो पद्मिनी जी के तो क्या होता है भाऊ, और जो दुर्लभ देवी हैं उनके क्या होता है कुक। एक दुर्लभ कुक, कुक का मतलब वो जो बच्चा है वो आगे जाके बहुत अच्छा कुक बनता है। तो इस प्रकार से ये दोनों हम याद कर सकते हैं। तो पद्मिनी के जो है वो भावुक होता है और दुर्लभ देवी के कक्कुक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्रम से जो शासक है आता है बाउक। जैसे कि मैंने अभी बताया, बाउक ने, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ एक प्रश्न बनता है कि बाउक ने मंडोर में एक शिलालेख लिखवाया था 837 ईस्वी में। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ज़्यादा डीप में मत जाइए सन को या वर्ष को लेकर के। आप एक बार इजी वे में एंजॉय कीजिए दोस्तों वीडियो को। तो देखिए मंडोर में उसने जो है अपना लेख जो है वो लिखवाया, जिसे मंडोर प्रशस्ति कहते हैं। दोस्तों ये जो मंडोर में उसने प्रशस्ति बनवाई, ये एक विष्णु मंदिर में उसने लगवाई। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वहाँ से वो निकाल करके किसी ने जो जोधपुर का जो कोर्ट है वहाँ पर उसे लगवा दी। तो वर्तमान में ये जोधपुर में है। तो इसे हम सम्मिलित रूप से मंडोर जोधपुर प्रशस्ति कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहादुर भी था, इसने कुछ युद्ध किए जो कि परीक्षा में नहीं आते हैं। आगे हम बात करते हैं कक्कुक। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, कुक किसके उत्पन्न हुआ था दोस्तों, दुर्लभ। तो दुर्लभ कुक था। तो कुक ने क्या किया दोस्तों, कुक बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार उसने घटिया खाना भी बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो घटियाला जो लेख है ये किससे संबंधित है, कुक से। कुक का मतलब कक्कुक। तो कक्कुक ने कैसा खाना बनाया, एक दिन घटिया। तो कक्कुक जो शासक है उसने कौन सा लेख लिखवाया, घटियाला का लेख लिखवाया। याद रखना दोस्तों, इसमें क्या वर्णन है दोस्तों, मरु, माड, वल्ल, तमणी, अज। अज जो है ये मध्य प्रदेश है, और गुर्जरात्रा। तो मरु, माड, वल्ल, तमनी, अज इत्यादि जो प्रदेश हैं, यहाँ के प्रदेशों के जो निवासी थे उनका उसने अनुराग अर्जित किया।
अनुराग अर्जित किया, ये उसमें लिखा हुआ है प्रशस्ति में। अनुराग अर्जित करने का मतलब है कि हो सकता है या तो उसका प्रभाव उस क्षेत्र में रहा हो और या हो सकता है उसका शासन वहाँ रहा हो। तो दोस्तों ये कौन था? कुक और घटियाला। ठीक है दोस्तों, और इसकी दो जो शब्द हैं वो और हमें दोस्तों यहाँ देखने हैं, याद करने हैं अच्छे से। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में आ सकते हैं। उसी में वर्णन वहाँ मिलता है कि एक वडनायन, वडनायन एक जो है पहाड़ी इलाका था जो कि भीलों से ग्रस्त था। तो उसने क्या किया दोस्तों? भीलों की बस्ती को जला दिया और वडनायन को भीलों से मुक्त किया। तो दोस्तों वडनायन याद रखिएगा। एक है रोसिंकूप, तो वो जागरूक भी था, जैसे कि मैंने कहा कुक बहुत अच्छा था तो जागरूक कुक था। तो उसने कुक ने क्या किया कि उसने महाजनों को बसाया। दोस्तों महाजनों को बसाने का मतलब है व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के लिए उसने घटियाला के पास में रोसिंकूप में उसने महाजनों को बसाया। ठीक है दोस्तों, और उसने एक जय स्तंभ भी बनवाए मंडोर और घटियाला में। जय स्तंभ, विजय के उपलक्ष्य में जय स्तंभ बनवाए मंडोर और घटियाला में। और उस जय स्तंभ पे जो पंक्तियां लिखी हुई हैं दोस्तों, उनमें जो अंतिम पंक्ति है वह कुक ने स्वयं लिखी है। तो इससे उसकी जो कवि के रूप में विद्वता का परिचय हमें मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नागभट्ट, शिलुक, बाहुक और ककुक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मंडोर से सहजपाल चौहान का एक लेख मिलता है। सहजपाल चौहान का, चौहान शब्द से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि चौहान, सहजपाल चौहान के लेख से जानकारी मिलती है कि उस समय तक वहाँ चौहानों का प्रभुत्व हो गया था। और आगे चल करके जो ये मंडोर शाखा के जो प्रतिहार हैं ये धीरे धीरे छोटे छोटे इनके एक तरीके से हम कहें कि ये सामंत के रूप में स्थापित हो गए और अलग अलग बंट गए। तो वहाँ पर इंदा शाखा जो थी, इंदा शाखा याद रखिएगा दोस्तों, इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर प्रतिहार से दुखी होकर के, किससे दुखी होकर के दोस्तों? हमीर परिहार या प्रतिहार एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। तो हमीर से दुखी होकर के जो वीरम का पुत्र था चूड़ा, उसे यह दहेज में दे दिया मंडोर 1395 ईस्वी में। तो दोस्तों इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर प्रतिहार से दुखी होकर के वीरम के पुत्र चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया 1395 में। इस प्रकार से ये जो मंडोर की जो शाखा है ये समाप्त होती है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। तो ये अपनी मंडोर शाखा खत्म होती है। अब बात करते हैं दोस्तों भड़ोच शाखा की। भड़ोच गुजरात में है, समुद्र किनारे है, बंदरगाह है, प्राचीन भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, ताम्रलिप्ति, भड़ोच आदि। तो भड़ोच जो बंदरगाह ये पश्चिमी भारत में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो देखिए एक शासक है यहाँ दोस्तों दद्द। तो दद्द क्या था कि दद्द एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति दोस्तों कभी भी रुकता नहीं है। अगर आप में महत्वाकांक्षा है तो आप कभी नहीं रुकेंगे। आप एक एग्ज़ाम देंगे, फिर आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप फिर, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फिर तैयारी करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ऊपर के लिए तैयारी करेंगे। तो ये सब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की निशानी है। तो महत्वाकांक्षी था दोस्तों दद्द। उसने क्या किया? उसने अपने भाई से अनुमति ली कि भैया आप तो ये शासन संभालिए और मैं जाता हूँ दक्षिण में। तो वो मंडोर से दक्षिण की तरफ जाता है और ये संभावना व्यक्त की जाती है दोस्तों कि दद्द जो है यह हो सकता है कि गोविंद, वो जो माफ़ कीजिएगा, जो हरिश्चंद्र है उसका भाई या पुत्र रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भड़ोच शाखा के जो प्रतिहार है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक कौन था दोस्तों? दद्द। याद रखिएगा आप, दद्द बहुत सिंपल है और ये इसमें 3 ही शासक हम पढ़ेंगे इसलिए बहुत ईजी भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से वो दक्षिण में गया और उसने नांदीपुरी दोस्तों राजधानी बनाई। नांदीपुरी याद रखिएगा, ये यहाँ प्रश्न बनता है कि भड़ोच प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो उसने क्या किया दोस्तों? नांदीपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ उसके जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं दोस्तों, वहाँ उसमें कहीं ना कहीं सामंत और महासामंत शब्द मिलता है और इससे ये पुष्टि होती है कि वो स्वतंत्र राजा नहीं था, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शासक का सामंत रहा होगा। तो ऐसे संभावना व्यक्त की जाती है कि वो कलचुरी या जो चालुक्य हैं, पश्चिमी चालुक्य, उनके वो अधीन रहा होगा।
तो दद्द प्रथम ने भड़ोस शाखा की स्थापना की और उसने राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों, नांदीपुरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो शासक आता है बहुत इजी है, दद्द याद कर लीजिए आप, दद्द द्वितीय, और दुगना 2 का पावर हो जाता है दोस्तों, तो ये उससे शक्तिशाली था दोस्तों। इसके समय प्रभाकर वर्धन ने आक्रमण किया और हर्षवर्धन ने भी आक्रमण किया। हर्षवर्धन आप नाम से समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में, हर्ष बहुत महान शासक था भारत का गुप्त वंश के बाद। तो हर्ष ने आक्रमण किया, इसका मतलब हर्ष का जो समय है वो 606 से 647 है, इसका मतलब ये उसका समकालीन हो गया। तो हर्ष ने आक्रमण किया और भीनमाल को उससे छीन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आगे घटनाक्रम क्या होता है कि वल्लभी का एक शासक था ध्रुवसेन। तो वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन, वह से वल्लभी और वह से ये वह निकाल लीजिए ध्रुव। तो वल्लभी का जो ध्रुव था उसको भी उसने हरा दिया। भाग करके उसने दद्द के पास शरण ली, उसने शरण दी और बाद में उसको वापस उसका राज्य दिलवाया। तो जैसे कि मैंने कहा उसके पास 2 का पावर था, तो दद्द द्वितीय शक्तिशाली शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं अंतिम शासक। जी हाँ दोस्तों, अंतिम शासक केवल 3 ही शासक हैं भड़ोस शाखा में, दद्द, दद्द द्वितीय और जयभट्ट चतुर्थ। तो देखिए जयभट्ट जो चतुर्थ शासक है यह अपने ही लोगों द्वारा मारा जाता है। और दोस्तों जैसे कि कलयुग में प्रचलित है कि हम अपने स्वयं के लोगों द्वारा ही ज़्यादा सताए जाते हैं, तो जो जयभट्ट है ये उस काल में भी स्वयं के लोगों द्वारा सताया गया। और ऐसा माना जाता है कि जो उज्जैन शाखा या जो हम कहें कन्नौज शाखा या भीनमाल शाखा के प्रतिहारों ने इसे वहाँ से निकाल के बाहर फेंका और इसकी राजधानी जो थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से केवल 3 शाखा दोस्तों हम पढ़ते हैं। यहाँ एक अभिलेख मिलता है या ताम्रपत्र मिलता है, माफ़ कीजिएगा, नौसारी। याद रखिएगा दोस्तों, नौसारी बहुत जब हम और पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में तो नौसारी ताम्रपत्र वहाँ भी आएगा। तो जो नौसारी ताम्रपत्र है उसमें भी, नौसारी जो है ये बड़ौदा से संबंधित है, तो नौसारी बड़ौदा लिखा हुआ मिलता है। तो नौसारी बड़ौदा जो ताम्रपत्र है इसमें वो जो भी मैंने वल्लभी का प्रकरण बताया, वल्लभी का जो शासक है ध्रुवसेन, उसको जो शरण और ये देना, तो ये सब प्रकरण उसमें है। तो ये जो जानकारी वो वल्लभी वाली है दोस्तों, वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है नौसारी के ताम्रपत्र से। इस प्रकार से हमने बड़ौच शाखा को यहीं समाप्त किया। केवल 3 शासक याद करने हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरी शाखा, राजोगढ़ शाखा। बहुत इजी है। राजोगढ़, संभावना व्यक्त की जाती है कि ये राजगढ़ जो है अलवर, तो अलवर से संबंधित था। तो हो सकता है दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अलवर, वर्तमान अलवर में प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी, तो राजोगढ़ शाखा थी दोस्तों। और राजोगढ़ से एक शिलालेख मिला है 960 ईस्वी में। उस समय वो जो शिलालेख है उस समय वहाँ का शासक था महाराजा धीराज सावट का पुत्र मथन देव। मथन देव, ये याद रखना है केवल। अलवर में राजोगढ़ जो शाखा है उसका जो शासक है, इस अभिलेख से 960 ईस्वी के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि वहाँ जो शासक था वो कौन था दोस्तों, मथन देव। याद रखिएगा मथन देव। और बाद में दोस्तों 2 वंश आते हैं, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय माचेडी में एक शासक है गोगादेव गुज्जर का उल्लेख मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय किसका उल्लेख मिलता है, गोगादेव गुज्जर। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहाँ गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था। कहाँ मिलता है दोस्तों, ये मिलता है माचेडी में। ठीक है, जयपुर के आसपास ये जगह है। और बहलोल लोदी के समय ढूंढाड़ और माचेडी में बड़गुजर राजाओं का शासन मिलता है। तो जो बड़गुजर राजा हैं वो मुख्यतया या मूलतया प्रतिहारी थे, लेकिन वो स्थान विशेष या कोई कारणवश उन्होंने बड़ शब्द और अपने साथ जोड़ा। तो जो बड़गुजर है ये गुर्जर प्रतिहार ही थे और ये संभवतया राजोगढ़ शाखा से संबंधित थे। और जैसे कि अब आमेर का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि जो आमेर का जो शासक है, प्रथम शासक, उसने बड़गुजरों को परास्त करके अपना शासन स्थापित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों राजोगढ़ में कुछ खास नहीं है, मथन देव आपको याद करना है। और ये जो 2 शासक हैं फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी, तो फिरोज शाह तुगलक के समय माचेडी, और माचेडी का जो शासक है वो गोगादेव। तो गोगादेव याद रखना है कि गोगादेव गुजर का नाम वहाँ मिलता है। और बहलोल लोदी के समय ढूंढाड़ और माचेडी में बड़गुजर जो शासक है उनका नाम
मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने मोटे क्या छोटे कहूँगा, छोटे जो वंश है 3 वो हमने कवर कर लिए हैं। हाँ जी, मंडोर पहला होता है, दूसरा हमने देखा भड़ोच और तीसरा है राजोगढ़ शाखा। तो दोस्तों अब दिल थाम के आप तैयार हो जाइए। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शाखा, और आपको केवल आज ही दिल थामना है दोस्तों। इस वीडियो के बाद या ये जो अगला वीडियो केवल 2 शॉर्ट वीडियो हैं, आपको कभी भी गुर्जर प्रतिहार वंश में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एक ऐसी शाखा जो कि आधार कहा जा सकता है जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश का। हाँ जी दोस्तों, जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि इनका जो पहले जो स्थान था वो जालोर था, उसके बाद में उन्होंने उज्जैन जीता, उसके बाद में कन्नौज जीता, इसलिए शाखा एक ही है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नागभट्ट प्रथम। जी हाँ दोस्तों, मंडोर का नागभट्ट प्रथम अलग था, ये नागभट्ट प्रथम अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उसने अपनी राजधानी केवल मंडोर से मेड़ता ली, केवल उतना याद रखिए, वो काफ़ी है। यहाँ नागभट्ट प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है। यह जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा का संस्थापक था, याद रखिएगा। और इसका समय अब याद करना हम शुरू करेंगे 730 से 760 ईस्वी तक यह शासक था। और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की जो यह शाखा है, जिसे हम जालोर, उज्जैन या कन्नौज शाखा भी कहते हैं, इसका ये संस्थापक था। पर ये नागावलोक, इसके जो दरबार है उसको नागावलोक कहा जाता था। तो ये आप याद रखिएगा कि नागावलोक किस, जैसे यदि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है तो ये आ सकता है कि नागावलोक जो है यह किस वंश के राजा या प्रतिहारों की किस शाखा के राजाओं के दरबार को कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, उज्जैन आ सकता है या जालोर या कन्नौज आ सकता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कन्नौज शाखा। उज्जैन शाखा या जालोर शाखा के जो प्रतिहार हैं, उसके जो संस्थापक या उसके जो राजा हैं, उनके दरबार को क्या कहते थे? नागावलोक। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये देखिए, आप राजस्थान के जो बड़े बड़े वंश हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, स्कूलिंग की जो हमारी पढ़ाई थी वहाँ से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, गुहिल, जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ रियासत, चौहान अजमेर रियासत या शाकमरी, परमार, राठौड़, चंदेल, कलचुरी, ये सभी दोस्तों इस व्यक्ति के सामंत थे। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राजस्थान का जो प्रमुख रूप से जो इतिहास शुरू होता है, जो हमें याद है, वो सभी व्यक्ति, वो सभी शासक इस वंश के सामंत थे। तो इसकी शक्ति का अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जालोर। जालोर से बाद में ये आते हैं अवंती। अवंती दोस्तों उज्जैन का नाम ही है, ठीक है। और इनकी जो उत्पत्ति है वो मंडोर से ही उत्पत्ति हुई, मंडोर शाखा से ही उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो इनके जितने भी लेख हैं, इनके जो इन्होंने लेख लिखवाए, प्रशस्तियाँ लिखवाई, उनमें इन्हें राम का प्रतिहार, मेघनाथ से युद्ध का अवरोधक, इंद्र के चूर को ना, इंद्र का जो गर्व है उसको, उसका नाश करने वाला आदि कहा गया है। ये सभी जो विरुद्ध हैं, ये मंडोर शाखा के राजाओं के भी थे। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंडोर शाखा से संबंधित थे। अब फ़र्क क्या है? तो दोस्तों फ़र्क ये है कि इन्हें रघुवंशी प्रतिहार या क्षत्रिय प्रतिहार भी कहा जाता है। क्योंकि जो मुख्य फ़र्क है वो यही है कि जो मंडोर जो वंशावली शुरू होती है वो ब्राह्मण प्रतिहार थे, ब्राह्मण जाति संबंधित थे, लेकिन यहाँ क्षत्रिय प्रतिहार इस शाखा को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में आ सकता है कि कौन सी जो शाखा है गुर्जर प्रतिहार की जो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाती है। तो आपका उत्तर होगा कन्नौज या उज्जैन की शाखा। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ कि एक तरीके से यदि गुर्जर प्रतिहार वंश की चाबी हम कहें तो दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्वालियर प्रशस्ति जो है इससे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। तो ग्वालियर प्रशस्ति सबसे पहले आप ये देखिए कि किसने लिखवाई। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई मिहिर भोज ने। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी वंश का शासक है। तो मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई और इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है, जो बाद में लिखी गई थी दोस्तों, नागभट्ट
का जो वर्णन है ये बाद में किया गया ग्वालियर प्रशस्ति में, तो आप कंफ्यूज ना हो, नागभट्ट प्रथम का वर्णन हो रहा है लेकिन ये कब हुआ, बाद में ग्वालियर प्रशस्ति में। तो ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण मूर्ति प्रतीक कहा गया है। नारायण मूर्ति प्रतीक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नारायण मूर्ति यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नागभट्ट प्रथम के समय मलेच्छों, जिन्हें अरब हम कहते हैं, तो अरबों का आक्रमण हुआ, बिलूचों का आक्रमण हुआ, जिन्हें मलेच्छ कहा गया है। ये प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में। तो जो वो आक्रमणकारी थे उन्हें मलेच्छ कहा गया है, और मलेच्छों का दमन करने के कारण, याद रखिएगा, मलेच्छों का दमन करने के कारण उसने यह नारायण मूर्ति जो प्रतीक है ये उसने अपनाया। तो याद रखिएगा कि ये जो नारायण जो यदि उपाधि है तो ये क्यों ग्रहण की, मलेच्छों के दमन के कारण। ठीक है दोस्तों, अब ये जो विजय है, ये सारी विजय उसने अकेले के बस की बात नहीं थी दोस्तों। इनके जो सामंत है ना वो बहुत शक्तिशाली थे, जैसे कि हमने ऊपर देखा बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो इनकी जो ताकत है दोस्तों वो थी सामंत। तो यहाँ हमें एक जानकारी मिलती है, हासोट लेक। हासोट बहुत इजी है याद करना कि हासोट मतलब हंसना, आप ये इससे याद कर लीजिए कि हंसना। उनके जो सामंत थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो हमेशा हंसते रहते थे और उनको कोई टेंशन नहीं थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो हासोट जो लेक है उससे चौहान भद्रभट्ट द्वितीय की जानकारी मिलती है। हासोट से भद्रभट्ट की जानकारी, भद्रभट्ट द्वितीय की जानकारी मिलती है। द्वितीय याद रखना दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में प्रथम द्वितीय भी देने लग जाते हैं। तो भट्ट, तो यहाँ 2 ट हैं तो आप द्वितीय बना लो, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो भद्रभट्ट जो चौहान है उसने क्या किया दोस्तों, उसने माफ कीजिएगा, नागभट्ट प्रथम के लिए भड़ोच को जीता। ठीक है, भद्रभट्ट ने क्या जीता दोस्तों, भड़ोच। तो भय से भय को भय ने जीत लिया, भड़ोच को जीत लिया और अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। यहाँ स्वामी से आशय दोस्तों नागभट्ट प्रथम से है। तो मोटी मोटी यदि हम बात करें तो सीधी सी बात यह है कि जो भद्रभट्ट है ये चौहान था और ये किसका सामंत था, नागभट्ट प्रथम का। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, हासोट के लेख से। ठीक है, अब जो अरब विजय है इसकी जानकारी हमें और कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक लेखक है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी ने एक वर्णन किया है कि खलीफा हाशम, खलीफा दोस्तों क्या होता है, ये भी मैं, जो मुस्लिम जो धर्म है या जो इस्लाम जो धर्म है इसका जो सर्वोच्च अधिकारी पृथ्वी पर खलीफा कहा जाता था, जिसे ईश्वर का दूत समझा जाता था। तो वो सबसे बड़ा, हम कहें कि सबसे बड़ा धार्मिक स्तर पर सबसे बड़ा शासक होता था और सभी जो अनुयायी हैं वो उसके अधीन थे। तो जो खलीफा है, खलीफा कौन, हाशम। खलीफा नाम नहीं है दोस्तों, ये उपाधि है। हाशम जो है खलीफा, उसकी जो सेना है उसने सबको जीत लिया, सभी स्थानों को विजय कर लिया, लेकिन उज्जैन को विजय नहीं कर पाया। तो देखिए उज्जैन का मतलब कौन है, नागभट्ट प्रथम। तो इससे ये पुष्टि होती है, तो ये एक तरीके से एक पुष्टि हो गई कि अल बिलादुरी ने भी ये कहा, ये माना कि खलीफा की सेना ने उज्जैन को नहीं जीता। ये एक बात होती है दोस्तों। अब दूसरी देखिए, वह ये भी कहता है कि जो उसके जुनैद जो सिंध का गवर्नर था उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर सिद्ध हुए और वो यह उज्जैन को विजय नहीं कर पाए। तो अल बिलादुरी से पुष्टि होती है। एक पुष्टि दोस्तों होती है नौसारी, जैसे कि अभी मैंने जस्ट पिछला जो आपका जो स्क्रीन पे आप देख रहे थे नौसारी बड़ौदा, वहाँ से जो अरबों के द्वारा जो हारे गए राजा हैं उन सब का खाका खींचा गया है, कौन कौन हारा है, कौन जीता है। तो दोस्तों हारे हुए राजाओं में, दोबारा सुनिएगा, हारे हुए राजाओं में नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं मिलता है। नहीं मिलने का मतलब ये है कि यह व्यक्ति अरबों से नहीं हारा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसने एक यज्ञ किया दोस्तों, यज्ञ किया, हिरण्यगर्भ यज्ञ। इसमें राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है, राष्ट्रकूट व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये वंश है। जैसे कि मैंने बताया कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें जो नीचे वाला कोना है यानी जो दक्षिण है उसमें जो शासक आएंगे वो आएंगे राष्ट्रकूट वंश के। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग।
याद रखिएगा, दंती दुर्ग। तो यह भी उस समय यज्ञ में ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में यह भी उपस्थित था। तो इससे क्या मतलब सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि अब तक जो राष्ट्रकूट और प्रतिहार है उनके बीच में शत्रुता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा एक लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने कुवलय माला, कुवलय माला जो है, इस पुस्तक के आधार पर जो प्रतिहारों की ये जो शाखा है, इनकी राजधानी जालोर में होना बताया है। तो दशरथ शर्मा ने किस आधार पर बताया दोस्तों? कुवलय माला, जिसके लेखक है अद्योतन सूरी। कुवलय माला के लेखक है अद्योतन सूरी, और उसके आधार पर दशरथ शर्मा ने प्रतिहार की राजधानी कहाँ बताई है दोस्तों? जालोर, ये वाला जालोर। ठीक है, अब देखिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नागभट्ट प्रथम है, इसमें कहीं भी त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम नहीं आता है। तो दो और एक और बात से पुष्टि हो रही है कि दंती दुर्ग खुद वहाँ गया है, तो इसलिए यहाँ कोई संघर्ष नहीं है दोस्तों। अब संघर्ष शुरू होता है। अगला जो शासक देवराज है वो बहुत सीमित समय के लिए रहा। उसके बाद शासक आता है दोस्तों वत्सराज। वत्सराज, आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो समय है 783 से 95, बहुत कम समय है लेकिन बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं। इस व्यक्ति ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। वत्सराज भी बहुत महान शासक था। कक्क जैसे व्यक्ति भी इसके सामंत थे। कक्क कौन है? जैसे ऊपर वाले सामंत तो हैं ही हैं, पर कक्क भी इसका सामंत था। आपने जैसे पीछे पढ़ा है अभी कि बाऊ ककुक, तो वहीं जो कक्क भी शासक था, तो कक्क जैसा व्यक्ति जो कि मंडोर का शासक था, वह भी इनका सामंत था। तो इस प्रकार से वत्सराज ने जय वराह की उपाधि धारण की। जय वराह, जय शब्द याद रखना दोस्तों, वराह कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आदि वराह और आएगा और जय वराह है, तो बिल्कुल भी हमें अस्त व्यस्त नहीं होना है। जय वराह है, ठीक है। तो जय वराह उपाधि किसने धारण की? वत्सराज ने। तो हम कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करते ही उसकी जय हो गई। और वराह शब्द है दोस्तों, तो वराह से हमें ये मालूम होता है कि वराह का मतलब होता है जो विष्णु का अवतार है उससे संबंधित। तो विष्णु वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण इसने उपाधि धारण की जय वराह है। ठीक है, वैसे ये मूल रूप से शैव था दोस्तों, मुख्य रूप से ये स्वयं शैव था। शैव का मतलब शिव का उपासक था, लेकिन वैष्णव धर्म को प्रश्रय देने के कारण इसे क्या कहा गया? जय वराह है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि वत्सराज के जो शासनकाल है उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कुवलय माला, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुवलय माला के लेखक थे अद्योतन सूरी। कुवलय माला के लेखक अद्योतन सूरी 5 वर्ष पहले ही उन्होंने ये रचना कर दी जालोर में। याद रखिएगा, कुवलय माला अद्योतन सूरी ने लिखी जालोर में। वलय, यहाँ ये शब्द है वलय, यहाँ से आप इसको जालोर के जैसे आप याद कर सकते हैं। तो इसकी रचना कहाँ हुई थी दोस्तों? जालोर में। एक और है हरिवंश पुराण, जो कि 783 में इसके जो राज्य ग्रहण है उसके समय ही हुआ। तो जो हरिवंश पुराण है इसके लेखक हैं जिनसेन। तो जिनसेन ने लिखी हरिवंश पुराण और कुवलय माला लिखी अद्योतन सूरी। इन दोनों पुस्तकों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का बहुत विस्तृत जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। इसके अलावा एक रचना मिलती है बलि प्रबंध। बलि से नाम से स्पष्ट है कि यहाँ सती प्रथा का जो उल्लेख है वो इसमें मिलता है बलि प्रबंध रचना से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की। शुरुआत करते हैं हम, बहुत शुरू से हम देखते आ रहे त्रिपक्षीय क्या है। त्रिपक्षीय, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के लड़ा गया। तो देखिए कन्नौज क्या है? तो कन्नौज, जैसे कि मैंने कहा, हर्ष काल से लेकर के जो ये अपना सल्तनत काल आता है वहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण नगर था, और पाटलिपुत्र अब नहीं रहता है। उसके बाद में जो कन्नौज है इसको लेकर के हुआ। कन्नौज में दोस्तों आयुध वंश के शासकों का राज था उस समय। आयुध वंश के शासकों का यहाँ राज था। हलायुध ने इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, हलायुध। ठीक है,
और उस समय जब वत्सराज था तो उस समय शासक था इंद्रायुध। ये मैंने तीनों एक साथ लिखे, हल, इंद्र और चक्र। आप केवल तीनों याद कर लीजिए, इन तीन के नाम आते हैं, हल, इंद्र और चक्र। तो इंद्रायुध जो शासक था उसको इसने हरा दिया और कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली। तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। किसको हराया दोस्तों? इंद्र को। कैसे याद कर सकते हैं? बहुत इजी है। आप बहुत सारे जो फैंटेसी जो सीरियल्स देखते हैं हम, जो ये धार्मिक जो धारावाहिक देखते हैं, माइथोलॉजिकल जो धारावाहिक देखते हैं, इन सब में हम देखते हैं कि जो राजा इंद्र है ये हमेशा किसी न किसी से हारता रहता है। तो यहाँ हम उससे कनेक्ट कर देंगे। तो वत्सराज ने किसको हराया दोस्तों? इंद्रायुध को हराया। और उसके बाद धर्मपाल, अब जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, बंगाल का संस्थापक, बंगाल राज्य जो गोपाल है वो संस्थापक था पाल वंश का बंगाल में। इसके बाद धर्मपाल आता है, तो धर्मपाल को भी इसने हरा दिया मुंगेर में। मुंगेर शब्द आधुनिक इतिहास में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक शासक था जो बंगाल का शासक था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो अपनी राजधानी ले जाता है। कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि वो कौन शासक था बंगाल का, और आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो धर्मपाल जो है इसको भी उसने हरा दिया, इंद्रायुध को हरा दिया। इस प्रकार से उसकी जो कीर्ति है वो चरम पर थी। और दोस्तों इसके साथ एक और जो मध्य राजपुताना यानी मध्य राजस्थान में एक वंश था दोस्तों, भंडी जो वंश है ये अपनी हाथी सेना के लिए प्रसिद्ध था। इसको भी उसने हराया, हाथी सेना को इसने हरा दिया। और ये उल्लेख कहाँ से मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति से, ग्वालियर अभिलेख से। जैसे कि मैंने कहा, ग्वालियर आप याद कर लीजिए, ये बहुत काम में आने वाला शब्द है। ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि इसने जो मध्य राजपुताना है वहाँ के भंडी शासकों को, जो कि हाथी सेना के लिए प्रसिद्ध थे, उनको भी इसने हरा दिया। इस प्रकार से एक बार छोटा सा हम देखते हैं रिकैप कि इंद्रायुध को हराया कन्नौज से, पाल वंश के राजा धर्मपाल को मुंगेर में हरा दिया, और भंडी शासकों को मध्य राजपुताना में हरा दिया। किसने दोस्तों? वत्सराज ने। ठीक है, अब देखते हैं। अब दोस्तों घटनाक्रम बिल्कुल बदल जाता है अचानक क्यों बदलता है? कि जो नीचे जो तीसरी शक्ति है, जो दंती दुर्ग आया था नागभट्ट के दरबार में मेहमान बन करके, उसका जो वंशज है वो बहुत शक्तिशाली था और उसका नाम था ध्रुव। देखो नाम ही कितना शक्तिशाली है दोस्तों। यह आया और इसने सब कुछ किया कराया, बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। वत्सराज की जो उपलब्धियां थी उसको उसने बहुत सीमित कर दिया। कैसे? उसने वत्सराज को दोस्तों हरा दिया। और इसकी जो जानकारी है वो मिलती है राधा वन में डांडिया खेलती है। इससे राधा वन में डांडिया खेलती है मतलब राधनपुर और वन डिंडोरी जो लेख हैं, इनसे ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराया और वत्सराज को मजबूरी में जाकर के शरण लेनी पड़ी दोस्तों मरुस्थल में। मरुस्थल का मतलब यहाँ राजस्थान के कोई भीतरी भाग में जाकर के वत्सराज को जाना पड़ा। तो ये जानकारी किससे मिलती है? राधा वन में क्या खेलती है दोस्तों? डांडिया, मतलब राधनपुर और वन डिंडोरी। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से वह जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव वत्सराज को हरा देता है। अब वो नंबर लेता है किसका? अब वो नंबर लेता है दोस्तों धर्मपाल का। तो धर्मपाल भी उससे हार जाता है गंगा यमुना किनारे। और इस प्रकार से जो ध्रुव है ये अपने एम्बलम में गंगा और यमुना के चित्र को शामिल कर लेता है। अब एक शब्द है एम्बलम, थोड़ा सा दोस्तों मैं इस पे आपको जानकारी दे दूं। एम्बलम शब्द का हिंदी अनुवाद है कुल चिन्ह। कुल चिन्ह क्या होता था दोस्तों? प्राचीन काल में जो कबीले होते थे वो अपनी जानकारी विशेष को बनाए रखने के लिए एक चिन्ह को धारण करते थे। इसी प्रकार से उसी से प्रेरणा लेते हुए ये जो वंश है ये अपने अपने कुल चिन्ह रखते थे। और ध्रुव ने भी अपने कुल चिन्ह में गंगा और यमुना का चित्र शामिल किया। क्यों किया या चिन्ह शामिल किया? धर्मपाल को हरा करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि वत्सराज जितनी जल्दी उत्कर्ष पर गया उतनी ही जल्दी उसका पराभव भी हो जाता है और वो वापस हार जाता है। धर्मपाल को दोस्तों अब मौका मिल जाता है वापस, और वो क्या करता है दोस्तों? ये देखिए, इंद्र के बाद चक्र है तो ये चक्रायुध को बिठा देता है। तो इंद्रायुध को अधीन किसने किया था? पहले हरा करके वत्सराज ने। लेकिन अब जैसे इसको मौका मिला धर्मपाल को वापस आकर के इसने
इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को गद्दी पर बिठा दिया। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बाद में हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं दोस्तों। वत्सराज के समय ओसिया में जैन मंदिर बनाए गए थे महामारू शैली के। महामारू शब्द से आशय है कि एक साथ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता था, तो ये महामारू जो शैली है इसके मंदिर बनाए गए, जैन मंदिर कहाँ बनाए गए? ओसिया में। और दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर पश्चिमी भारत के प्राचीनतम जैन मंदिर भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने दो प्रमुख राजाओं को कवर किया है यहाँ, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है। दंती दूर का आता है उसके यहाँ, लेकिन जो वत्सराज है इसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कर दी। और त्रिपक्षीय संघर्ष के समकालीन भी हम साथ साथ याद करते जाएंगे दोस्तों। वत्सराज का समकालीन कौन? अगर हम आयुध वंश की देखें, कन्नौज का राजा था, तो कन्नौज का राजा कौन था दोस्तों? इंद्रायुध। और पाल जो वंश है उसका धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने, मुझे आशा है दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिचितों तक इसका लाभ पहुंचाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, मत देखिए, पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता था। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।